124 रन का टारगेट, भारत में ही ईडन गार्डन जैसी पिच, और भारत सिर्फ और सिर्फ 93 रन पर ऑल आउट। सवाल ये नहीं है कि भारत हारा कैसे, सवाल ये है कि भारत इतनी जल्दी क्यों हारा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत की 5 सबसे बड़ी गलती, साउथ अफ्रीका की मास्टर स्ट्रैटेजी और इस मैच से भारत के लिए क्या सीख है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे। तो आइए चलते हैं सीधा स्क्रीन पर और देखते हैं आज सारी एनालिसिस रिपोर्ट, एक पूरी की पूरी समीक्षा होगी इस विषय पर कि भारत जो पहला टेस्ट साउथ अफ्रीका से हारा है उसके पीछे का कारण क्या है, कौन सी ऐसी चीज है जिसने भारत को पीछे धकेल दिया। आइए चलते हैं सीधा स्क्रीन पर। क्रिकेट जो है वो भारत देश के लिए क्या है, मोर देन जस्ट अ गेम। भारत में क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं है, खेल से कहीं बढ़कर है। बट टेस्ट, जहां पर जिस चीज के लिए टेस्ट होती है, टेस्ट क्या है, एक पेशेंस का गेम है। टेस्ट एक पेशेंस का गेम है, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों के पास ना ही प्लान बी था ना ही पेशेंस। पता है भारत की सबसे बड़ी भूल कहां थी? भारत की सबसे बड़ी भूल ये थी कि जब साउथ अफ्रीका 159 रन पर ऑल आउट हो गई तो भारत के लिए ये सोच लेना कि ये तो अब हम मैच जीत चुके हैं, 159 रन कोई बहुत बड़ी बात। लेकिन असली गेम जो था वो यहीं से शुरू हुआ। सिर्फ 124 रन का टारगेट और भारतीयों के लिए ये एक मेंटल ट्रैप बन गया। ना ही इनके पास प्लान बी था और ना ही पेशेंस, तो हार तय था। आइए देखते हैं सारा कुछ डिटेल में। थोड़ा सा हम लोग और इस चीज को तरीके से देख लेते हैं। सबसे पहला, भारत की हार की समीक्षा, ईडन गार्डन टेस्ट 2025। एक एक चीजों को बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं सब कुछ इसमें लिख के लाया हूं। ईडन गार्डन्स में 13 साल बाद भारत जो है ये मैच हारा है। ईडन गार्डन्स में 13 साल बाद भारत ये मैच हारा। भारत में पहली बार 125 से कम का टारगेट चेज नहीं कर सकी टीम इंडिया। ऐसा पहली बार हुआ है जब भारत में 125 रन से कम का टारगेट भारतीय खिलाड़ियों ने चेज नहीं कर पाया, यानी भारतीय टीम चेज नहीं कर पाई। ऐसा पहली बार हुआ है। अब इस चीज को थोड़ा सा हम लोग देखें तो हार के मुख्य जो कारण है, मेन रीजन क्या क्या था? मानसिक दबाव में टूटना। पहला, 124 रन का लक्ष्य आसान दिखा, लेकिन सब बल्लेबाज मानसिक रूप से तैयार नहीं थे इस चीज के लिए। मेंटली प्रिपेयर ये लोग नहीं थे। मतलब आप समझ रहे हो, आगे भी बताऊंगा, बहुत सारी चीजें आगे बताऊंगा क्या है, क्या चल क्या रहा है आज के डेट में। ठीक है, पिच की अनिश्चित बाउंस और स्पिन को देखकर खिलाड़ी जल्दीबाजी में आउट हो गए। ठीक है। तीसरा, यह मानसिक रूप से कमजोर बल्लेबाजी थी, रणनीतिक नहीं। ये ऐसा नहीं है कि इनकी स्ट्रैटेजी कमजोर थी, बल्लेबाजी पूरी भारतीय टीम डिस्ट्रॉय हो गई है। भारतीय जो पारी है वो डिस्ट्रॉय हो गई। क्या हुआ, एक एक चीजों को ध्यान से हम लोग देखेंगे, पूरी स्ट्रैटेजी पे हम लोग बात करेंगे। अब देखिए कि हार के मुख्य कारण में दूसरा क्या है, साझेदारी का ना होना। कोई भी पार्टनरशिप, एक पार्टनरशिप बिल्ड करना बहुत बड़ी बात है। और जब तक कोई भी मैच, देखो जब मैचेस क्या होते हैं, मैच ऐसा होता है जब मैच बहुत फास्ट भाग रहा होता है तो उसे स्लो करने की कोशिश करना चाहिए, और जब मैच स्लो चले तो उसको स्थिर करके फिर फास्ट लेके जाने की कोशिश करना चाहिए। यहां पे क्या हुआ, कोई भी बल्लेबाज टिक नहीं पाया। भारत में तीसरा मैच जिसकी पहली इनिंग में दोनों टीमें 50 नहीं लगा सकी, मतलब पहला टेस्ट जो खेला गया इसमें दोनों ही टीमों से फर्स्ट इनिंग में कोई भी प्लेयर 50 रन भी नहीं बना पाया, तो साझेदारी की बात ही कहां से आएगी। दूसरा, बिना किसी 50 के दोनों इनिंग खत्म हो जाना। ठीक है, भारतीय टीम के लिए बिना किसी एक भी प्लेयर ने 50 रन नहीं बनाए और दोनों ही पारी इनके खत्म हो गए थे। ठीक है, अब टॉप और मिडिल ऑर्डर दोनों फेल। टॉप और मिडिल ऑर्डर जो है भारतीय खिलाड़ियों की दोनों ही बुरी तरीके से फेल है, जिसमें इंडियन टॉप ऑर्डर बुरी तरीके से फ्लॉप, चाहे वह यशस्वी जायसवाल हो या केएल राहुल हो, दोनों के दोनों प्लेयर बुरी तरीके से फ्लॉप। टॉप और मिडिल ऑर्डर दोनों फेल हुए, जिससे टीम 93 रन पर ही सिमट गई और तो और शुभमन गिल खेलने भी नहीं आए। तो कहीं ना कहीं ये जो टॉप ऑर्डर थी ये एक अच्छी शुरुआत नहीं दिला पाए, और ये एक रीजन था कि भारतीय टीम पूरी तरीके से सिमट गई। आप पूरी टीम मैं आपको दिखाऊंगा, आगे दिखाता हूं, फिर आपको समझ में आएगा। इसके बाद लगता है भारतीयों को पुरानी बीमारी वापस से लग गई है। पुरानी बीमारी, याद रखिएगा, पुरानी बीमारी की चर्चा कर रहा हूं। यह भारतीय बल्लेबाजी की पुरानी बीमारी फिर से दिखी।
एक विकेट गिरते ही पूरी की पूरी टीम जो है वो खत्म, ढह जाना। पहले होता था ना, जैसे ही 1-2 विकेट गिरा फिर आओ सनम जाओ सनम, ये होता था पहले। तो वो सिचुएशन इस बार टेस्ट में हमें देखने को मिला है। अब यहां पर देखिए इंडियन बैटिंग के रिकॉर्ड क्या है, इंडिया बैटिंग के। देखिए यशस्वी जायसवाल फर्स्ट इनिंग में 12 रन पर आउट होता है, राहुल 39 रन बनाया, अच्छी पारी खेलकर गया, लेकिन वाशिंगटन सुंदर, शुभमन गिल, ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा, ध्रुव जुरेल, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, सिराज, बुमराह। अगर गाइज मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहूं कि दोस्तों इस टीम के इस प्लेइंग 11 को देखकर आपको क्या लगता है कि ये एक टेस्ट की टीम है? क्या ये एक टेस्ट की टीम है? ऐसा लग रहा है, ऐसा आप कह सकते हो? यशस्वी जायसवाल जो हार्ड हिटर बैट्समैन है, मैं ये मानता हूं इसने बहुत अच्छी पारी खेली है, लेकिन माइंडसेट वही है। टेस्ट भी खेलता है तो बिल्कुल फास्टी तरीके से खेलता है। खैर कोई बात नहीं, प्लेयर बहुत बढ़िया है, आने वाले समय का एक स्टार है। केएल राहुल, वाशिंगटन सुंदर, शुभमन गिल, ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा, ध्रुव जुरेल, अक्षर पटेल, मतलब ये जो टीम है बिल्कुल एक, या तो हम ये कह सकते हैं कि एक बिल्कुल नई नवेली टीम है। कोई पेशेंस वाला खिलाड़ी यहां पर नहीं दिखाई दे रहा है सिवाय एक केएल राहुल के। ठीक है, ऋषभ पंत भी खिलाड़ी अच्छे हैं, लेकिन ये भी आड़े तीछे मारने वाले खिलाड़ी हैं, और शुभमन गिल तो चोटी लग गई। खैर वाशिंगटन सुंदर 29 रन बनाते हैं 82 बॉल पे, शुभमन गिल 4 रन 3 बॉल पे, और ऋषभ पंत 24 बॉल पे 27 रन, और रविंद्र जडेजा का 27 रन है 45 बॉल पे, 14 रन ध्रुव जुरेल, और अक्षर पटेल 16 रन। बाकी तो इनको तो हम लोग काउंटिंग नहीं करेंगे, इनकी तो कोई गलती नहीं है। खैर, तो अब देखा जाए तो एक भी अच्छा पार्टनरशिप बिल्ड नहीं हुआ, और दूसरा किसी ने भी 50 रन का एक स्कोर खड़ा नहीं किया। चलो ये हो गया फर्स्ट इनिंग। अब हम आते हैं सेकेंड इनिंग में। सेकेंड इनिंग अगर ध्यान से देखा जाए तो यशस्वी जायसवाल 0 रन पर आउट, सेकेंड इनिंग इंडिया की। केएल राहुल 1 रन पर आउट, वाशिंगटन सुंदर ने 31 रन की पारी खेली, ध्रुव जुरेल 13 पे, ऋषभ पंत 2 पे, रविंद्र जडेजा 18 पे, अक्षर पटेल 26 पे, कुलदीप यादव, अब इनको तो बात ही मत करो, शुभमन गिल तो खेलने ही नहीं आए, जो गर्दन में उनको थोड़ी सी चोट लगी थी। तो कहीं ना कहीं देखा जाए पूरी टीम, मतलब ये लग रहा है कि किसी बॉलिंग पिच पर T20 का मैच खेला गया है, किसी बॉलिंग फ्रेंडली विकेट पर T20 का मैच खेला गया है, ऐसा लग रहा है। और ये जो टीम है टेस्ट टीम तो अभी तक मुझे नहीं दिखाई दे रही है। बाकी आप लोगों को क्या लग रहा है कमेंट जरूर करना। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। साउथ अफ्रीका की रणनीति जो थी वो शानदार थी। साउथ अफ्रीका की जो रणनीति है वो शानदार थी। कप्तान टेम्बा बाउमा ने गेंदबाजों का इस्तेमाल बहुत ही समझदारी से किया है। कैसे? उन्होंने लगातार गेंदबाजों को रोटेट किया है ताकि बल्लेबाजी जो है वो एक इनके लिए सिरदर्द ना बने, बल्लेबाज जो है वो लय में ना आए। उसने हमेशा हर समय पे क्या किया, बॉलर्स को रोटेट करते गया। और चूंकि उनको भी उनके दिमाग में भी सारी चीज़ें दिख रही हैं कि यहाँ पे कौन कौन से खिलाड़ी जो हैं, कैसे बैट्समैन हैं, किस तरीके के बैट्समैन हैं, और वो कितना प्रेशर हैंडल कर पाएंगे। इस दुनिया में जो क्रिकेट टीम स्पिन में सबसे ज़्यादा ताकतवर है वही टीम सिम मोमेंट में घुटनों पर आ गई। लेकिन अब यहां से बात करें साउथ अफ्रीका की रणनीति में, अब क्या हुआ, उनकी कप्तानी में टीम अभी तक टेस्ट में अजय अनबीटन रही है। ये याद रखिएगा, साउथ अफ्रीका अभी तक अनबीटन रही है किसके कप्तानी में? टेम्बा बाउमा के कप्तानी में। और इसका कारण यही टैक्टिकल डिसिप्लिन है। अब हम देखते हैं थोड़ा सा कि पिच और परिस्थितियों की गलत पढ़ाई। पिच को कोई समझ नहीं पाया, ये लोग पिच को समझ नहीं पाए। भारतीय बल्लेबाजों ने पिच की बाउंस और मूवमेंट को हल्के में लिया। बाउंस और मूवमेंट को ये लोग समझ ही नहीं पाए अच्छी तरीके से, और ये एक कारण हो सकता है। स्पिन के बजाय सीमर बॉल जो है ज़्यादा असरदार रहे, लेकिन बल्लेबाजों ने उसी दिशा में शॉट खेलकर विकेट दिए। स्ट्राइक पर स्पिनर नहीं, सीम बॉलर जो है ना वो ज़्यादा ताकतवर रहे और वही ज़्यादा हावी रहे, और यहीं पर इंडिया मात खा गया। अब आइए देख लेते हैं ओवर कॉन्फिडेंस का असर। पहले इनिंग में साउथ अफ्रीका को 159 रन पर समेटने के बाद टीम रिलैक्स हो गई थी कि अब ये मैच हमारे हाथ में है, हम जीत चुके हैं। यहीं पर उनकी हार की शुरुआत भी हुई। 124 का लक्ष्य देखकर खिलाड़ियों ने रक्षात्मक के बजाय
आक्रामक रुख अपनाया जो उल्टा पड़ गया। ठीक है, ये लोग डिफेंस करके खेलने के बजाय ये लोग हिट करके शुरू कर दिए। आए कि भाई 124 रन है, खेल लेते हैं, 15-20 ओवर में खेल के मार के चले जाएंगे, और यही उनके लिए भारी पड़ गया। और यही नहीं करना चाहिए था। टेस्ट को टेस्ट के तरीके से खेलना चाहिए, ओडीआई मैचेस को ओडीआई मैचेस के तरीके से खेलना चाहिए, और टी20 को टी20 के हिसाब से ही खेलना चाहिए। और अगर हम टेस्ट को टी20 बनाएंगे तो नतीजा यही होगा। अब देखिए, सांख्यिकी तथ्य और रिकॉर्ड जो हर हार की कहानी कहते हैं, इसको थोड़ा सा मैं अलग तरीके से लेके आया ताकि आप भी देख लीजिए। भारत पहली बार घर पर 125 से कम का लक्ष्य चेज नहीं कर सका। 13 साल बाद ईडन गार्डन्स में हार भी हुई है। अब देखिए 124 विवरण क्या है, जो एनालिसिस है, 124 रन का लक्ष्य होते हुए भी 93 रन पर आउट। 13 साल बाद ईडन गार्डन्स में हार। पिछली हार जो है वो 2012 में इंग्लैंड में हुई थी। ठीक है, सॉरी 2012 में इंग्लैंड से हुई थी, जो कि अब 13 साल बाद ईडन गार्डन में यह हार मिली है। 15 साल बाद साउथ अफ्रीका से घरेलू हार, पिछली बार नागपुर में 2010 में हुआ था। ठीक है, साउथ अफ्रीका ने सबसे कम टोटल 124 रन डिफेंड किया है। यह ईडन गार्डन्स का ऐतिहासिक रिकॉर्ड बन गया है। ऐतिहासिक रिकॉर्ड है कि 124 रन को भी डिफेंड किया गया है टेस्ट क्रिकेट में। ठीक है, मोहम्मद सिराज 41 विकेट के साथ साल के दूसरे सबसे सफल गेंदबाज। ब्लेसिंग मुजरबानी जो है 42 विकेट से सिर्फ 1 विकेट पीछे है। जडेजा का ऑलराउंडर रिकॉर्ड जो है वो 4000 रन प्लस 300 विकेट पूरे हुए हैं इस टेस्ट के अंदर। और बुमराह का 16वां 5 विकेट हॉल। भारत के सबसे स्थिर टेस्ट पेसर बनते जा रहे हैं। भारत में टेस्ट पेसर में अभी अगर देखा जाए तो मोहम्मद सिराज है और आपके जसप्रीत बुमराह हैं, जो कि एक स्टेबल तरीके से दिखाई दे रहे हैं, और दोनों के परफॉर्मेंस भी बेहतर रहे हैं हर टेस्ट में देखा जाए तो। अब यहाँ पे क्या सीख मिली है, ये एक वेकअप कॉल है। ये हार जो है भारतीय टीम के लिए, भारतीय खिलाड़ियों के लिए, गौतम गंभीर के लिए भी, सबके लिए एक वेकअप कॉल है। ठीक है, फिलहाल मानसिक तैयारी जरूरी है। कम टारगेट का मतलब आसान जीत नहीं होता, यह मानसिक जाल बन सकता है, और यही ट्रैप, मेंटल ट्रैप में फंस गई है ये इंडियन टीम। और ऐसा नहीं है कि इंडियन टीम बुरी है, बस थोड़ा सा प्लेयर्स पे मुझे अभी वो ट्रस्ट नहीं बन पा रहा है कि वो प्लेयर अभी वो परफॉर्मेंस दे पाएंगे कि नहीं। रणनीतिक लचीलापन चाहिए। भारतीय टीम को जल्दी प्लान बी पर स्विच करने की आदत डालनी होगी। इनके पास सिर्फ और सिर्फ एक प्लान ए होता है। स्पिनर पर अधिक निर्भरता छोड़नी होगी। जब भी पिच पर सी मूवमेंट होती है, भारतीय बल्लेबाज कमजोर पड़ने लगते हैं, और स्पिनर के ऊपर यह भरोसा है। और मुझे लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि भारतीय टीम की स्पिन की ताकत ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बनते जा रही है, ताकि ये सीमर पर ना जाकर स्पिनर्स पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। और यहीं पर यह हार का रीजन भी बना पड़ा था। बल्लेबाजों को तकनीकी सुधार की जरूरत है, जैसे केएल राहुल और शुभमन गिल को सिंगल रोटेशन पर ध्यान देना चाहिए ताकि दबाव कम हो। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, आप लोग टेस्ट देखते होंगे तो देखोगे कि ये लोग क्या करते हैं, या तो 4 बॉल 5 बॉल या पूरा 1 ओवर मेडन खेलेंगे, दूसरे ओवर में चौका छक्का मारने की कोशिश करते हैं, बाउंड्री की कोशिश करते हैं। इनको सिंगल रोटेशन पर फोकस इन लोगों का बहुत कम रहता है, और ये एक टेक्निकल रीजन है जो कि टेस्ट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये हार भारत के लिए एक झटका नहीं है, ये हार भारत के लिए एक वेकअप कॉल है, क्योंकि जीत और हार मैदान पर तय नहीं होते। जीत और हार जो है वो हमारे दिमाग में, खिलाड़ियों के दिमाग में तय होता है। सोच साबित करता है कि आप जीत रहे हो या हार रहे हो, और यही दिशा तय करती है मैदान में या किसी भी टूर्नामेंट में आप किस पोजीशन पर जाकर खड़े होते हैं। हो सकता है भारतीय टीम इससे कहीं और अधिक ताकतवर बने और बहुत ही जल्द अच्छी वापसी करे नेक्स्ट टेस्ट मैच में। तो ये जो एनालिसिस था फिलहाल हार के जो कारण थे, सही है गलत है कैसा है कमेंट जरूर कीजिएगा, या मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया या जो भी हो, या इसी तरीके से मैं आप लोगों को एनालिसिस रिपोर्ट दूं जो कि टेस्ट का हो या ओडीआई का हो, कहाँ पे हार है, क्या सही था क्या गलत था, जो मुझे लगा पर्सनली वो मैंने आप लोगों को शेयर किया। बाकी आप लोगों की मर्जी, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।